हेलो दोस्तों, वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर जैसे ही आप ऑल पर क्लिक करोगे तो आने वाली जो हमारी नई वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि मोस्टली सभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी लेखपाल में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला, पहला चैप्टर वर्णमाला। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ये इसके भेद हैं स्वर और व्यंजन, जैसे हिंदी में, जैसे इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो चलिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोधों के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ और रे। ठीक है ना। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर अ ई उ रे। दूसरा दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ। तीसरा है प्लुत स्वर ओ ओम और राम। ठीक है ना। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप नहीं बोले जा सकते, उनमें स्वरों की सहायता लगती है। तो स्वरों की सहायता से जो व्यंजन जो बोले जाते हैं, जो वर्ड बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो सभी के सभी ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट है उसमें पूछे जाएंगी। और बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी लेखपाल हो गया या यूपीपी हो गया, या बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लीजिए और रट लीजिए। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के सभी शॉर्ट ट्रिक्स से बता रहा हूँ, तो इनको नोट कर लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड्स होते हैं। और स्वर व्यंजन, इसके 2 भेद होते हैं वर्णमाला के। स्वर वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोधों के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, यानी स्वरों में दूसरों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उनमें बोलने के लिए वो खुद ब खुद बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो स्वर कौन कौन से होते हैं वो मैंने आगे लिखे हुए हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ रे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठम व्यंजन। इसे ऐसे भी याद कर सकते हो आप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? क ख अणा। तालव्य व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? च छ ज झ अण श य। और मूर्धन्य व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? ट ठ ड ढ अण श। दंत व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? त थ त ध न। ओष्ठम व्यंजन में प फ प भ म। तो आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 य र ल व। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4 श स स ह। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, छ त्र ज्ञ स्र। आगत व्यंजन 2 होते हैं, ज फ। तो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? य व। ठीक है ना। और ललित या प्रकंपित व्यंजन होते हैं आर। पार्श्विक व्यंजन होता है ल। नासिक व्यंजन होते हैं न न न न म। ठीक है ना, जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक है ना। और स्वरयांत्रीय व्यंजन है ह। वर्ण वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, वर्ड क्या होता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे वर्ड कहते हैं। और जो उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, आप ऐसे याद कर सकते हो। और जो आगे दिए हुए हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क च ट त प।
क छ ठ था ना, तो क से आगे क्या आता? क ख ग घ ङ। च से आगे क्या आता? च छ ज झ न च छ ज झ ण। ये श ये लगा लो, ठीक है। ट ठ ड ढ ण श लगा लो। त थ द ध न और प फ ब भ म, ठीक है ना। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई दी, 4 होती है। यह अलावा उस व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बता दी, स ह, ठीक है ना। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बता दी, 4 होते हैं। छत्र ज्ञ श्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के सभी, तो सभी को नोट कर लीजिए, रट लीजिए। हिंदी, जो कि हिंदी सब्जेक्ट में जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं जो इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें से बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो रट लीजिए इनको, सभी एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। नेक्स्ट, अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अंग, अह। तो अंग अनुस्वार कहलाता, अह विसर्ग कहलाता है, ठीक है ना। तो अनुस्वार क्या होता है? स्वर के बाद बोले जाने वाले हलंत अर्धध्वनि अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है प्रपंच, कंठ, etc। तो स्वर के बाद बोले जाते हैं ये, स्वरों के बाद। तो नेक्स्ट है विसर्ग। विसर्ग डबल बिंदी, जिसे आप रेशियो भी कहते हो, अनुपात। तो विसर्ग महाप्राण सूचक शब्द स्वर है, जैसे अतः या संभवतः etc, जो पीछे जो 2 बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। तो संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन से होते हैं? तो संवृत स्वर के उच्चारण में जो मुख द्वार है वो सकरा हो जाता है, ठीक है ना। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ए ई उ सकरा यानी कम खुलता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ए ई उ अर्धसंवृत स्वर। तो अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण मुख द्वार कम सकरा होता है, यानी थोड़ा ज़्यादा खुलता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ए ओ, ठीक है ना। वो आता है व्यवृत स्वर। व्यवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है। ये इनकी संख्या जो है वो है 2, आ, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने दी हुआ, लिख लीजिए, सभी को नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। और स्पर्श व्यंजन, या मेरा मतलब स्पर्श वर्ड। स्पर्श वर्ड की जो संख्या होती है वो होती है 25। तो मैंने आपको बता दिया स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। मैंने आपको वहाँ लिख रहा है, मैं शायद बताना भूल गया, आप पीछे जाकर देखोगे वीडियो तो वहाँ लिख रहा है व्यंजन के आगे 33 होते हैं व्यंजन। और वर्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। और स्पर्श वर्ड कितने होते हैं? 25 होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया। तो सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स या चैप्टर्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर और कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी को नोट कर लीजिए। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में हिंदी सब्जेक्ट में यहीं से पूछे जाते हैं, यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, रट लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कारक। इससे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कारक को। तो परिसार, ठीक है ना। तो परिसार या कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण और संबोधन, ठीक है ना। कर्ता कौन कौन से होते हैं? जो वाक्य में कार्य को करता है, कर्ता कहलाता है, ठीक है ना। तो कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य करने का पता चलता है, यानी कर्ता वो होता है जो कार्य करता है, ठीक है ना। तो कारक चिन्ह, ठीक है ना। तो कर्ता का कारक चिन्ह ने, कर्म का कारक चिन्ह को, करण का कारक चिन्ह है से और के द्वारा, संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए या को। वाक्य में अगर किसी को कुछ दिया जाता है तब के लिए या को संप्रदान का जो कारक चिन्ह होगा। अपादान, अपादान का जो कारक चिन्ह है वो है से, ठीक है ना। तो सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, मैंने कई बार कह चुका हूँ आपसे। सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिए। ये बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ।
ऐसे शायद कोई नहीं बताएगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। पोस्ट आपके समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो दोबारा मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण और संबोधन, ठीक है ना। तो अपादान का मैंने आपको बताया कारक चिन्ह से है, बट यहाँ कंडीशन है, यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए, यानी यहाँ जो से का जो अर्थ है वह किसी चीज़ से अलग होने के लिए, दिखाने के लिए है। तो नेक्स्ट आता है संबंध। तो संबंध का जो कारक चिन्ह है वो है का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री, ठीक है ना। तो अधिकरण पर आते हैं। तो अधिकरण आधार का बोध, इसका जो कारक चिन्ह है वो है मैं, पर, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ठीक है ना। सभी को अच्छी से नोट कर लीजिए और रट लीजिए। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स हैं। अगर एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो और आपको हमेशा के लिए रट जाएंगे, और फिर आपको कभी भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हिंदी के लिए डर नहीं लगेगा, हिंदी से डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। संबोधन, किसी को बुलाने और पुकारने, ठीक है ना। संबोधन आपको पता है, संबोधन का अर्थ होता है किसी को बुलाना, पुकारना, ठीक है ना। तो इसका जो कारक चिन्ह होता है अरे, हे, अजी। आप किसी को बुलाते हो तो कैसे बुलाते हो? हे, अरे, अजी। अगर उसका नाम नहीं, या आप उसके नाम से बुलाते हो, ठीक है ना। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप किसी को कैसे बुलाते हो, किसी को कैसे संबोधित करते हो, तो ऐसे ही कहते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है अलंकार। तो अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अलंकार है वो 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो फिलहाल हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिए और अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी डैश आए, डैश शब्द जो आए और सा, सी, से, सरिस आए, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के आप उपमा अलंकार लगा दीजिए। अगर किसी वाक्य में योजक चिन्ह आता है यानी डैश आता है और सा, सी, से, सरिस में से कुछ आता है तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है रूपक अलंकार। जब किसी पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, ठीक है ना, केवल योजक चिन्ह यानी डैश आए और जो शब्द है वो सा, सी, से, सरिस ना आए, इनमें से कोई ना आए, तो वहाँ आप बिना किसी संदेह, बिना किसी शक के रूपक अलंकार पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना। ये उसका उल्टा हो गया ना। तो नेक्स्ट चलते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, एवं, मन, जन, जान, मनहु, जनहु आता है तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये 2-4 वर्ड है, इनको रट लीजिए। अगर ये किसी वाक्य में आपको दिखाई देते हैं तो उसका मतलब है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो नेक्स्ट चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी चीज़ का बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा गुणगान किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जैसे मैंने कल रात 8-10 चोरों को अकेले पीटा, तो कोई अकेले 8-10 लोगों को नहीं पीट सकता, ठीक है ना। तो बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बहुत ही गुणगान करना, ये अतिशयोक्ति अलंकार का जो विशेषता है, ठीक है ना। तो उपमा अलंकार आप जानते हो, उपमा अलंकार का जो मतलब होता है उदाहरण। उपमा यानी उदाहरण, बट मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और सासी से सरिस में से कुछ है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। और रूपक अलंकार क्या होता है? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए बट सासी से सरिस ना आए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। और उत्प्रेक्ष अलंकार का मैंने आपको बता ही दिया। ज्यों, मानो, एवं, मन, जनो, जान, मनहु, जनहु, इनमें से कुछ आता है अगर किसी वाक्य में
तो वहाँ सीधा सीधा सिंपल है, आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना, वहाँ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पर क्लिक कर देना है। आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही जाएगा। तो नेक्स्ट पर एस अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति भी मैंने आपको बता दिया, जहाँ किसी गुण, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है ना, वहाँ वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि मैं आपको बताया, अलम प्लस कार, यहाँ अलंकार तो आभूषण होता है और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को तत्व को अलंकार कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये अभी शब्द अलंकार, आई मीन अर्थ अलंकार के ही अलंकार चल रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है मानवीय अलंकार। तो मानवीय अलंकार होता है जब प्राकृतिक वस्तुओं में, पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। यानी जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जंगल हो गए, नदियाँ हो गई, बादल हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, यानी वो चीज़ें जो प्रकृति से बनी होती हैं, कुदरती तरीके से बनी होती हैं, उनमें मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब, यानी उनमें मानवीय भावनाएं, इंसानी भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है, ठीक है ना। अब आते हैं शब्द अलंकार के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द अलंकार 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो अनुप्रास अलंकार पहला है। अनुप्रास अलंकार, वर्ड बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ड, एक ही शब्द, ठीक है ना, शब्द नहीं वर्ड, एक ही वर्ड यानी एक ही अक्षर, एक ही वर्ड एक वाक्य में बार बार आए, यानी किसी वाक्य में एक ही वर्ड बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है यमक। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, यानी किसी वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है बट प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वो अलग होता है, ठीक है ना, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार बहुत सिंपल है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी किसी वाक्य में कोई शब्द एक बार आता है बट उसके अर्थ बहुत अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो श्लेष अलंकार होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, यम और उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये जो 6 मैंने अलंकार बताए हैं आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये 3, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है अनुप्रास और श्लेष, ये दोनों, तो रट लीजिए इन सभी को। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रस। तो काव्य की आत्मा या प्राण रस के, ठीक है ना, काव्य की आत्मा या प्राण को रस कहा जाता है, यानी रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है, ठीक है ना। तो रस के जो जनक है वो भरत मुनि, ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए। रस के जो जनक है वो भरत मुनि है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया था, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा नाट्य शास्त्र किसने लिखा, जीएस के क्वेश्चंस में बार बार आता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र जो रचयिता है वह भरत मुनि, ठीक है ना। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्रों में 8 प्रकारों के वर्णन किया, 8 प्रकार के रस का वर्णन किया। तो रस के प्रकार, रस 9 प्रकार के होते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं, रस होते हैं 9 प्रकार के। सूरदास जी के अनुसार रस 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वैसे 9 प्रकार के होते हैं बट सूरदास जी के अनुसार 11 प्रकार के होते हैं। तो 9वां रस जो है वह शांत, 10वां रस है वात्सल्य, ठीक है ना, और जो 11वां है भक्ति। तो रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, रस के जो अंग होते हैं 4 होते हैं। पहला है स्थायी भाव, इसके स्थायी भाव 11 होते हैं। दूसरा है विभाव, ठीक है ना। तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है
और मैंने बताया आपको स्थायी भाव की संख्या 11 है। रस के अंक कितने होते हैं? 4। स्थायी भाव, अभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है ना। तो रस और स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो रद्द है। हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, भयानक रस का भय होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, वीर रस का उत्साह होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, यानी शांत रस का निर्वेद होता है। तो इस चैप्टर से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला, नाट्य शास्त्र किसने लगा? भरत मुनि ने, ठीक है ना। दूसरा, रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तीसरा, सूरदास जी के अनुसार रस कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार के। चौथा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है? 8 प्रकार के वर्णन किया, 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है, ठीक है ना। रस के अंक कितने होते हैं? 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। और रस और स्थायी भाव मैंने नीचे लिखे हैं, बताया मैंने आपको, रट लीजिए और नोट कर लीजिए इनको। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वह वत्सल, भक्ति का स्थायी भाव है भगवत, अनुराग या विस्मक, ठीक है ना। तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। तो मैंने आपको बताया संचारी भाव की संख्या 33, ठीक है ना। एग्जाम्पल, हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम, ईटीसी। तो अब आते हैं चैप्टर संधि पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सिलेबस मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, उसमें संधि चैप्टर है, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में संधि पूछा जाएगा और इसलिए मैंने इसमें संधि ऐड किया है। खैर, जितने भी मैंने ऐड किए सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको देखने में कोई वर्ड समझ में ना आए, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनकर उसको से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, दो वर्डों के परस्पर मेल से उनके मूल जो रूप है, उनके मूल स्वरूप या रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इन तीनों में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि कौन सी है? वो है स्वर संधि, ठीक है ना। स्वर संधि इन तीनों में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, ठीक है ना, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि, ये 5 प्रकार की संधि होती है स्वर संधि, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दीर्घ संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी यानी आ, ई, उ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है, यानी बड़े आ, बड़ी ई, बड़ी उ की मात्रा किसी शब्द के बीच में आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस अभ्यास, ठीक है ना, विद्याभ्यास। तो बीच में बड़े आ की मात्रा आ रही है तो आप देख सकते हो ये दीर्घ संधि है। सेकंड है गिर प्लस ईस, ग्रीस, बड़ी ई की मात्रा आ रही है बीच में तो दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है लघु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, ठीक है ना, तो वधु उत्सव, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि है। योजक प्लस अवधि, योजना ना योजन प्लस अवधि, योजना अवधि, बड़े आ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि है। तो नेक्स्ट आते हैं गुण संधि पर। तो जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा और री की मात्रा आए तो गुण संधि कहलाते हैं। यानी जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, छोटे ओ और री की मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, छोटी एक मात्रा आई बीच में तो गुण संधि, ठीक है ना। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट, छोटी एक की मात्रा आई बीच में
गुड़ संधि है। गुड़ प्लस ईस, आई मीन गड़ प्लस ईस गणेश, छोटी ए की मात्रा है बीच में, गुड़ संधि है। महा प्लस ईस महेश एंड महीश। वेट अ सेकेंड, मेरे फोन में दिख नहीं रहा। महा प्लस ईश्वर महेश्वर, ठीक है ना, आई मीन महेश्वर, तो छोटी की मात्रा है बीच में, तो गुड़ संधि है। तो नेक्स्ट आता है जल प्लस उर्मी, जलेर्मी, ठीक है ना, छोटी की मात्रा है बीच में, गुड़ संधि है। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, ठीक है ना, बड़े छोटे ओ की मात्रा है बीच में, गुड़ संधि है। तो नेक्स्ट आते हैं वृद्धि संधि पर। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए बड़ी ओ की मात्रा है तो वृद्धि संधि होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर, बड़ी ए की मात्रा है बीच में, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट दंत प्लस ओष्ठ दंताष्ट, बड़े ओ की मात्रा है बीच में, वृद्धि संधि है। राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर, और बड़ी एक की मात्रा है बीच में, तो वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है परम प्लस औसत परमौसत, ठीक है ना, बड़े ओ की मात्रा है बीच में, तो वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है मत प्लस ऐक्य मत ऐक्य, बड़ी एक की मात्रा है बीच में, तो क्या है, वृद्धि संधि है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गुड़ मैंने दीर्घ संधि बता दिया, गुड़ संधि बता दिया, वृद्धि संधि बता दिया, और सभी की सभी शॉर्ट ट्रिक्स बताए मैंने। तो सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए और रट लीजिए बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट से इनसे अलग अगर कोई कुछ पूछा जाता है, वो होता है पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, यानी ग्रामर पूछी जाती है, जो कि आप आसानी से रट सकते हो। बट ये जो चीज़ें हैं ये भूल जाते हो, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स को रट लीजिए इनको, ठीक है ना।